नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे आज का इतिहास यानी कि 17 सितंबर 2020 का। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले यह जानेंगे कि आज क्या खास है। तो आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है। ठीक है, तो यह बात स्पष्ट होती है कि आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं वह कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। 72 साल पहले हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था आज ही के दिन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इतिहास में आज जो इनके बारे में है यानी कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में है। तो 1950 में एक गरीब गुजराती परिवार में जन्म हुआ था इनका। 1971 में ये आरएसएस से जुड़े और 1985 में ये बीजेपी से जुड़े थे यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। पार्टी में आने के 16 वर्ष बाद मुख्यमंत्री बने और 29 साल बाद ये देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये कुछ खास चीज़ें दी हुई हैं जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और हम क्या देखते हैं कि 2001 में भूज में भूकंप के बाद केशुभाई पटेल की जगह पर मुख्यमंत्री बने। उस समय गुजरात के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन कुछ ही साल में गुजरात एक मॉडल के तौर पर उभरा। हम यह देखते हैं कि ये इनका जन्म होता है 1950 में एक गरीब गुजराती परिवार में। 1971 में ये जुड़ते हैं आरएसएस से। 1985 में ये बीजेपी से जुड़ते हैं। 16 वर्ष बाद यानी कि 2001 में ये भूज में भूकंप के बाद केशुभाई पटेल की जगह पर मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद 29 साल के बाद यानी कि इसमें जुड़ने के 29 साल बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मतलब इनके जीवन की जो और भी चीज़ें हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको जानते हैं। चाय वाले से प्रधानमंत्री पद का विलक्षण सफ़र तय करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म आज ही के दिन 1950 में हुआ था यानी कि 17 सितंबर को हुआ था। गुजरात के वडनगर में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी भी बचपन में उनकी मदद करते थे, ये जग जाहिर है। इन्होंने इसका जिक्र बहुत जगह पर हो भी चुका है। तो मोदी अचानक राजनीति में नहीं आए थे। ठीक है, इन्होंने मतलब इनका राजनीति का जो सफ़र था वो अचानक नहीं था। 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े। ठीक है, 1971 में संघ का पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के बाद उनकी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। 1975 में आपातकाल के दौरान छिपकर वक्त गुजारना पड़ा यानी कि ये लोग छिप कर रहते थे। चूँकि आपातकाल के दौरान बहुत से ऐसे विपक्षी नेता थे और आरएसएस को खास करके टारगेट किया गया था, तो उस दौरान इन लोगों को छिप के रहना पड़ा। आपातकाल के दौरान छिप कर वक्त गुजारना पड़ा। 1985 में भाजपा में संगठन का काम मिला इनको। संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन का काम इनको मिला था। अब हम क्या देखते हैं कि गुजरात के भूज में आए भूकंप के बाद प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। तब 2001 में मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। गुजरात दंगों को लेकर आरोपों से भी घिरे, मतलब इन पर आरोप भी लगाए गए कि इन्होंने उसमें दंगा को भड़काने में काम किया है। हालांकि वो बाद में क्या हुआ, कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ और इनको हर जगह से क्लीन चिट मिल गया। लेकिन गुजरात के विकास के मॉडल, जो गुजरात का विकास मॉडल था उसको वो एक वहाँ से बेस बनकर उभरा, वहाँ का केंद्र बना। मतलब ये कि गुजरात मॉडल हर जगह अपनाया जाने लगा। ठीक है, केंद्र की राजनीति में आए और 2014 में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी यानी भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। ठीक है, इनके नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 2019 में पहले से बेहतर प्रदर्शन के साथ सत्ता में फिर से लौटे यानी कि दोबारा सत्ता में वापसी हुई। 2014 में पहली बार बनते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद 2019 में दोबारा सत्ता में इनकी वापसी होती है और पहले से मजबूत स्थिति में वापसी होती है। अब
इनका उम्र जो है ये 70 के हो चुके हैं, 70 के दहलीज पर पहुंच चुके हैं। अब क्या देखते हैं कि 20 साल पहले जिस डायरी को मोदी जला रहे थे, एक यहाँ पर दिलचस्प घटना है कि जिस डायरी को हर इंसान की एक आदत होती है कि वो अपनी डायरी लिखता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि 20 साल पहले जिस डायरी को मोदी जला रहे थे उसी के पन्नों से बनी लेटर्स टू मदर किताब, ठीक है, एक किताब की रचना हुई है, उसको उसी लेटर के माध्यम से इसको तैयार किया गया है, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं कि क्या इसकी कहानी है। अब हम ये देखने को मिलता है कि ये जो भावना सुमैया हैं उन्होंने लिखा है इस पुस्तक को, लेटर्स टू मदर। पीएम नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। उनकी ज़िंदगी का गुजरात और उससे पहले का वक्त अनकहा है, ठीक है। ये हम देखते हैं कि ये 70 के हो गए हैं। इनकी जो ज़िंदगी का गुजरात और उससे पहले का वक्त अनकहा है, यानी कि वो अनसुना है, किसी ने ना कहा। अगर किसी ने कुछ कहा नहीं तो कोई सुना भी नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है। इसी अनकहे दौर को मोदी ने अपनी डायरी के पन्नों में दर्ज किया है, लेकिन करीब 20 साल पहले वे इसे आग के हवाले कर रहे थे। इसी दौरान उन्हीं के हमनाम एक दोस्त ने उन पन्नों को मोदी से छीन कर बचाया और गुजराती में साक्षी भाव नाम की पुस्तक का रूप दे दिया, ठीक है। इस मतलब ये गुजराती में जो रचना हुई उस पुस्तक की, उसका नाम था साक्षी भाव, ठीक है। इस पुस्तक को आप देख सकते हैं, साक्षी भाव को, ये गुजराती में लिखा है उन्होंने। इसके बाद की जो घटना है, अब उसी पुस्तक को लेखिका भावना सुमैया ने, जो ये साक्षी भाव पुस्तक है, ठीक है, तो उसको लेखिका भावना सुमैया ने अंग्रेजी में लेटर्स टू मदर नाम से अनुवाद किया है। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर भास्कर के पाठकों के लिए इस किताब से जुड़ी रोचक बातें उन्हीं की जुबानी है, मतलब उन्होंने बताई हैं। ये जो पूरा आर्टिकल है आपका, मैं दैनिक भास्कर का ही पढ़ रहा हूँ, ये उसी का अंश लिया हुआ है। यह 1986 का दिन था। इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता यानी नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण इलाके में शिविर का आयोजन किया था। अंधेरी रात में नरेंद्र मोदी नाइट लैम्प की रोशनी में अपनी डायरी लिखने बैठे। इस डायरी में वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे, ठीक है। जो भी मतलब इनके मन में चल रहा होता था उसी को वो लिखते थे उस डायरी में। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, इंसान को ऐसा लगने लगता है कि अब ये डायरी बेकार हो गई है, ठीक है। लेकिन उसको उन्होंने जलाना चाहा, उसको उन्होंने आग के हवाले करना चाहा, उन सभी अपने डायरीज़ को। उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं के हम नाम, यानी कि इन्हीं के नाम के एक व्यक्ति यानी कि नरेंद्र मोदी के ही नाम के आप इसमें जिक्र हुआ है इस बात का, आप देख सकते हैं। इस दौरान उन्हीं के हम नाम एक दोस्त ने उन पन्नों को मोदी से छीन कर बचाया और गुजराती में साक्षी भाव नाम की किताब को रूप दे दिया, ठीक है। यानी कि साक्षी भाव जो लिखी हुई है वह गुजराती में लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद के विलय को 72 साल हो चुके हैं इसके बारे में। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सरदार पटेल और हैदराबाद के निज़ाम की तस्वीर है। सरदार पटेल जिन्होंने भारत को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, कुछ रियासतें विलय के लिए तैयार नहीं थीं। उनमें प्रमुख थे हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान की सल्तनत, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि हमारे साथ आने को ये तैयार नहीं थे, तो पाकिस्तान के साथ जाने का मन बना चुके थे। जो अब मान लीजिए हमारे साथ नहीं आएंगे, उनके पास 3 चॉइस थे। जब अंग्रेज़ जा रहे थे हमारे देश को छोड़कर, तो उन्होंने क्या किया था कि एक तो वो जैसे आए थे वैसे ही छोड़कर जाना चाहते थे, यानी कि जो स्वतंत्र रहना चाहता था, जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं वो स्वतंत्र रह सकती थीं, या वो भारत के साथ आ सकती थीं या पाकिस्तान के साथ जा सकती थीं। उनके पास 3 विकल्प थे। तो ये क्या हुआ, जो हैदराबाद के निज़ाम है मीर उस्मान अली खान, इनकी जो सल्तनत यानी कि हैदराबाद थी वो
उनको वो पाकिस्तान में ले जाना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ जाने का वो मन बना चुके थे, हमारे साथ नहीं आना चाहते थे, यानी कि हिंदुस्तान के साथ नहीं आना चाहते थे। लेकिन यह कैसे संभव था? हैदराबाद की परिस्थिति ऐसी ही एक मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ये जो परिस्थिति थी जटिल थी कि इसको कैसे वापस इंडिया में शामिल किया जाए, हमारे देश में इसको मिलाया जाए। तब देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस एक्शन के नाम पर सैन्य कार्रवाई की। वहाँ पर क्या हुआ? पुलिस एक्शन हुआ, सैन्य कार्रवाई हुई। उसके बाद जा कर के 13 सितंबर 1948 को यह पुलिस एक्शन शुरू हुआ और हमने इसको क्या नाम दिया? आप इन सभी बिंदुओं को जब मैं पढ़ रहा हूँ उनको ज़रूर नोट डाउन करेंगे, ताकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशंस में। तो अब क्या देखते हैं हम कि 13 सितंबर 1948 को यह पुलिस एक्शन शुरू हुआ और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो, ठीक है। यानी कि हैदराबाद को शामिल करने के लिए एक पुलिस एक्शन हुआ, एक सैन्य कार्रवाई हुई और एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन पोलो। अब 17 सितंबर की शाम तक हैदराबाद के निज़ाम ने बात मान ली और विलय के लिए वो राज़ी हो गए, हमारे साथ आने को वो तैयार हो गए। अब 9 साल पहले ये जो दूसरी घटना है, मतलब आज का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 9 साल पहले वॉल स्ट्रीट पर कब्जा करो आंदोलन शुरू हुआ था। ये जो बेरोज़गार युवा थे, ये उसी का एक तस्वीर है, वॉल स्ट्रीट पर कब्जा करो आंदोलन की ये तस्वीर है, ठीक है। तो जो बेरोज़गार युवा थे उन्होंने क्या किया? 9 साल पहले ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम रखा गया ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन। पूंजीवादी, मतलब जो पूंजीवाद था, इसके विरोध यह आंदोलन था। पूंजीवाद के विरोध में यह आंदोलन 2011 में न्यूयॉर्क के जुकोटी पार्क से शुरू हुआ। धीरे धीरे यह क्या हुआ कि यूरोप के अन्य देशों से होता हुआ यह दुनिया के लगभग 82 देशों में यह आंदोलन अपना पहुंच बना चुका था, ठीक है। यानी कि 82 देश लगभग इसको समर्थन करने लगे थे। जो युवा पीढ़ी थी जो इसके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी, यानी कि बेरोज़गारी और आर्थिक मंदी के चलते बहुत सारे लोग अपना रोज़गार खो चुके थे और वो क्या कर रहे थे? अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आंदोलन करने वाले ज़्यादातर बेरोज़गार लोग थे जिनका रोज़गार 2008 की वैश्विक मंदी ने छीन लिया था। यूरोप के कुछ देशों में कर्ज का संकट गहरा गया था। तो इसलिए क्या हुआ कि वॉल स्ट्रीट पर कब्जा करने के लिए, मतलब अपनी आवाज़ को सरकारों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ये कार्य एक मुहिम के तौर पर छेड़ा था। आज का इतिहास इन घटनाओं के बिना अधूरा है। तो आज का इतिहास क्या है हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि 1949 दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये डीएमके जिसको आप जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। अब 1974 बांग्लादेश, ग्रेनेडा और गिनी बिसाऊ संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए थे 1974 में, ठीक है, आज के दिन। अब हम क्या देखते हैं कि 1982 भारत और सिलोन यानी कि श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था। 1995 हांगकांग का शासन चीन को सौंपने से पहले ब्रिटिशर्स ने वहां पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव कराए थे। अब आपको पता है कि हांगकांग पर पूरा कब्जा चीन का हो चुका है और वो अपने अनुसार उसको संचालित करता है। तो हम क्या देखते हैं कि 1995 में हांगकांग का शासन चीन को सौंपने से पहले जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि अंग्रेज़ थे ने वहाँ पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव कराए थे। 1956 भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन हुआ था 17 सितंबर को। अब हम क्या देखते हैं कि 1957 मलेशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ और 1999 ओसामा बिन लादेन का भारत के विरुद्ध जिहाद का ऐलान
उसने ऐलान किया था। जिहाद को आप समझ सकते हैं, ये कट्टरवादी विचारधारा है जो इस्लाम को प्रसारित करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने की बात करते हैं ये लोग। अब वर्ष 2000 में जाफना प्रायद्वीप का चवाक छेड़ी शहर लीटे से मुक्त कराया गया आज ही के दिन। 2002 इराक ने संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षकों को बिना शर्त देश में आने की इजाज़त दे दी। 2004 की बात है, 2004 में यूरोपीय संसद ने मालदीव पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया। 2009 में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 123 भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के नाम वेबसाइट पर जारी किए। ठीक है। 2017 में कोरिया ओपन सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी पीवी सिंधु। आज के दिन इन्होंने इस सुपर सीरीज को जीता था, कोरिया ओपन सुपर सीरीज को। ठीक है। अब प्रमुख हस्तियां हैं जिनके जन्मदिन आज हैं। ठीक, अब उनको मैं पढ़ देता हूँ। पेरियार ईवी रामास्वामी, समाज सुधारक, तमिल राजनेता जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। प्रबोधनकार ठाकरे, लेखक और राजनेता थे, इनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। एम.एफ. हुसैन, ये पेंटर, इनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। और आप एक नाम छूट जा रहा है इसमें, उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। ठीक है, क्रिकेटर हैं ये, आप इनको जानते होंगे, इनका नाम सुने होंगे। और ख़ास कर आज ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इसमें जानकारी जो है वो कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपने वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा, सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।